हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। DECE 1 और DECE 2 की क्लासेस को हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अभी हमारी DECE 3 और DECE 4 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। DECE 3 की यूनिट 1 to 13 की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी निर्माण कैंपस के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो उनकी लिंक वहाँ पर अपलोड कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। यूनिट 14 है हमारी सम स्ट्रेटजीज इन कम्युनिकेशन। इसके भी हम 2 पार्ट जो हैं वो पहले एक बार स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे 14.6, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ पीपल टू चेंज। रेजिस्टेंस ऑफ पीपल टू चेंज के परिवर्तन के प्रति लोगों का प्रतिरोध क्या है। कहते जब हम इन जनरल हम लोगों के साथ काम करते हैं या ओपिनियन लीडर्स के साथ काम करते हैं या कमेटी के मेंबर्स के साथ काम करते हैं तो हमें ये मिलेगा देखने को कि लोगों की जो रेजिस्टेंस है कि लोग जो हैं वो बदलने मतलब चेंज में बाधा या विरोध क्रिएट करते हैं। एक इंसान को विजुअलाइज करना एज एजेंट ऑफ चेंज बहुत अच्छा होता है, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है इसको कैरी करना मतलब इसको कंडक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। लोग जो हैं जब बदलने में कोई बाधा आती है तो वो क्यों आती है, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करने से हेजिटेट करते हैं। वो आपकी इंटेंशंस को डाउट करते हैं और आपकी जो एबिलिटी है बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ चेंज करने की, चेंज लाने की ताकि बेटर हो सके सब कुछ, उसमें भी वो डाउट करते हैं। वो अपनी खुद की एबिलिटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की खुद की एबिलिटी को डाउट करते हैं और वो इकोनॉमिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस से भी डरते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवरकमिंग पीपल्स रेजिस्टेंस टू चेंज। कहते कि ऐसी सिचुएशन में आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। कैसे? आप डिस्कशंस को होल्ड करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। कैसे? किसको आइडेंटिफाई करने में? नीड्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। कमेटी मेंबर्स के साथ ये जो डिस्कशंस होती हैं या उनके बीच में बाद में कोई डिस्कशंस होती हैं
वो कम्युनिटी को हेल्प करेंगी ताकि कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सके, ताकि वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। इस नेचर की जो एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप फैसिलिटेट कर सकते हैं और लोगों को एक्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, उसमें आपका जो रोल है वो है एक चेंज एजेंट का या ग्रुप फैसिलिटेटर का, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ करंट सिचुएशन, ये जो करंट सिचुएशन है वो डिस्कस करेंगे। कहते हैं अब हम यहाँ पे एक पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की एग्जांपल लेते हैं। जब हम करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं तब लोग कुछ हाइलाइट्स को लिस्ट आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट लैट्रिन्स की कमी है और गार्बेज डिस्पोजल के लिए फैसिलिटीज़ की कमी है, ठीक है, ओपन सीवरेज की कमी है, ओपन और ब्लॉक्ड ड्रेनेज की कमी है और कच्ची रोड्स हैं, अनबिल्ट लेन्स हैं। अब कहते अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो कैसे अपने एरिया को चाहते हैं या अपनी लोकेलिटी को देखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से उसको लिस्ट डाउन करेंगे कि वो अपनी रोड्स और लेन्स को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे तरीके से बना हुआ और कोल टार्ड देखना चाहते हैं। औरतों और आदमियों के लिए सेपरेटली पब्लिक टॉयलेट्स बनी हो, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड हो और एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट पब्लिक टॉयलेट्स बनी हुई होनी चाहिए। गार्बेज डिस्पोजल के लिए प्रॉपर एक एरिया ईयर मार्क्ड होना चाहिए, है ना, मतलब कि चिन्हित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए एक एरिया कि यहाँ पर आपने कूड़ा फेंकना है, जहाँ से जो लोकल सिविक बॉडीज हैं वो टाइम टू टाइम गार्बेज को रिमूव करती रहें। और जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए और सारा मतलब ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। पब्लिक पार्क्स जहाँ पर लोग रिलैक्स कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं और एल्डर्स जो हैं वो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक्स को ले सकते हैं। ये लोगों की ड्रीम सिचुएशन होती है। एक बार जब लोगों ने अपनी करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया और ये भी बता दिया कि उनकी इस सिचुएशन के लिए क्या इच्छा है, तब आप कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं जो कि करंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो ब्लेम डाल सकते हैं कि जो कंसर्न्ड सिविक बॉडीज़ हैं वो कोई एक्शन नहीं लेती हैं, ठीक है, या पावर्टी हो सकती है, इलिटरेसी, डेस्टिनी भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन को ऑल्टर करने के लिए कि कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन की कमी हो सकती है, जनरल एपैथी हो सकती है कि अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, यहाँ पर कमिटेड लीडरशिप की कमी होती है कि एक्शन कौन लेगा, कौन जो है वॉइस को उठाएगा, ये सारी हिंडरिंग फोर्सेस होती हैं। कहते ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लोगों को सुनना
उनकी प्रॉब्लम्स की क्या परसेप्शन है उसके बारे में जानना और फिर उनको हेल्प करना कि वो कोई सल्यूशंस को ढूंढ सकें। ऐसी जब डिस्कशन सेशंस चलते हैं उसके ड्यूरिंग जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि हम लोगों की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकें और कम्युनिटी के बीच में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के ड्रीम्स या लोगों की होप्स, ताकि सिचुएशन को चेंज किया जा सके, लोगों की विलिंगनेस ताकि वो मनी को कंट्रीब्यूट करें, मटेरियल को और मैन पावर को जितना पॉसिबल हो सके, अगर उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स के अंडर जो कि सड़कें बनाने और लैट्रिन्स बनाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स चलती हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये सारी स्कीम्स चल रही हैं और इसके अंडर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या जितने भी कम्युनिटी में इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना जो कि हेल्प को ऑफर करेंगे। जो भी ये फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं ये सारे हेल्पिंग फोर्सेस होते हैं। आप एज ए फैसिलिटेटर कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे वो इनका यूज़ कर सकते हैं, और सारी जितनी भी हेल्प फोर्सेस होती हैं वो हिंडरिंग फोर्सेस को काउंटरएक्ट करती हैं। इसीलिए जो उनकी ड्रीम सिचुएशंस होती हैं उसको अचीव किया जा सकता है। ये है आपकी एक्सरसाइज 6। इसके बाद समरी और ये 1 to 6 एक्सरसाइजेस के आंसर हैं। ये थी हमारी यूनिट 14। अब इसके बाद आती है हमारे अनेक्शर्स। अनेक्शर 1A कहते सैंपल है कि चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटी शीट्स में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है डायरिया। डायरिया कहते इन्फेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत कॉमन होता है। उनके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। कई बच्चे उससे मर जाते हैं डायरिया की वजह से। कई जो बड़े बच्चे होते हैं जब उनको डायरिया की कॉजेज के बारे में अवेयर कर दिया जाता है तो वो इससे प्रिवेंशन में हेल्प कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं? कुकिंग के अनहाइजीनिक मेथड्स को फॉलो करना, या जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो अनक्लीन्ड होने, इससे डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके हाथ जो हैं वो स्टूल पास करने के बाद आपने प्रॉपरली वॉश नहीं किए हैं तो जो डायरिया के जर्म्स होते हैं वो आपके फिंगर्स के नील्स में रह जाते हैं, और ये जो जर्म्स होते हैं ये ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब आप पॉट से पानी लेते हैं उसमें हाथ अंदर डाल के तब वो पानी में ही घुल जाते हैं। फिर जब आप ऐसा पानी कंज्यूम करते हैं, जब बच्चा ऐसे गंदे ड्रिंकिंग वाटर को बच्चा कंज्यूम करता है तब उसको डायरिया हो जाता है। उसके बाद है कि जो बॉटल फीडिंग वाले बच्चे होते हैं है ना, उनको डायरिया बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। कई बार क्योंकि बॉटल्स जो होती हैं उनको हम थॉरली अच्छी तरह से सोप और पानी से वॉश नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें जर्म्स जो हैं वो रह जाते हैं। डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। डायरिया जब बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी
हो जाती है। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी से लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग बाहर से कोई पानी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो डायरिया जो है वो काफ़ी सीवियर हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन के साइंस क्या हैं? सबसे पहले है कि जो स्किन है वो अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। अगर स्किन को आप 2 फिंगर से पिंच करेंगे और फिर रिलीज करेंगे तो उसको नॉर्मल पोजीशन पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो हेड का जो सिर का फॉन्टिनेल होता है उस पर डिप्रेशन दिखने लग जाता है, सनकिन आइज हो जाती हैं। सनकिन आइज मतलब अंदर को धसी हुई आंखें हो जाती हैं। यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इवन अगर यूरिन पास आउट भी होता है तो वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और डार्क येलो हो जाता है कलर में। और जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हमें डायरिया से कैसे प्रिवेंट करना है अपने आप को? हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, स्पेशली जब यंग बच्चे जो हैं वो खेल रहे हों, और यंग बच्चों के जो नेल्स हैं और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के नेल्स जो हैं वो रेगुलरली कट करते रहना चाहिए। स्टूल को पास करने के बाद आपको अपने हाथ थॉरली पानी के साथ बहुत ज़्यादा पानी और सोप यूज़ करके धो लेने चाहिए या बर्न्ड ऐश को यूज़ करके धो लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप शौच के लिए शौचालय का यूज़ करें। हमेशा आप दोया यूज़ करें पॉट में से ड्रिंकिंग वाटर को रिमूव करने के लिए। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है ना, एक लंबी डंडी वाला गिलास जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बच्चों को बॉटल से फीड करवाने की बजाय आप कटोरी या स्पून यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड या कोई भी बच्चों को दूध कुछ भी देना है आप उसके लिए कटोरी या स्पून यूज़ कर सकते हैं। अब कहते कैसे हम जो मैसेज है वो बच्चों को हमें देना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहला है कौन सी एक्टिविटी कि सारी लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें अपने आप में पानी होता है और उनको ज़िंदा रहने के लिए और ब्लूम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं कि एक फ्लावर जो है वो बिना पानी के धीरे 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 मर रहा है। आप 2 फ्लावर्स ले सकते हैं लॉन्ग स्टेम के साथ। एक को आप जिस ग्लास में पानी है उसमें रख दीजिए, दूसरे को बिना पानी वाले गिलास में रख दीजिए। जो फ्लावर बिना पानी वाला है देखिए वो कितनी जल्दी मर जाता है, मतलब मुरझा जाता है। दूसरा है कि बच्चे को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जब वो डायरिया से सफ़र कर रहा हो, नहीं तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? आप एक प्लास्टिक का बैग या प्लास्टिक की डॉल ले सकते हैं, उसको आप पानी के साथ भर दीजिए। मान लीजिए हमने एक प्लास्टिक का बैग ले लिया, जैसे इन्होंने यहाँ पर ले रखा है, उसको हम पानी के साथ भर देते हैं और उसके बॉटम में होल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है।
ठीक है। अब वाटर जो है वो होल से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसे यहाँ पे गिर रहा है। अब जो बैग है, जैसे पानी का लेवल कम होता जाएगा बैग जो है वो श्रिंक करता जाएगा। अब बच्चे को आप इसी से रिलेट कीजिए कि जब आपकी बॉडी में से पानी लूज हो जाएगा डायरिया के टाइम पे, तब क्या है, आपका शरीर जो है ऐसे सिकुड़ जाएगा और इसकी वजह से कई बार डेथ भी हो सकती है। अब किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से आप ये शो कर सकते हैं कि आप अपने बैग में कैसे वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आप बैग में बाहर से पानी डालते जाइए, चाहे पानी जो है वो नीचे से गिरता जाए, पर आप ऊपर से पानी जो है डालते जाइए। जैसे ये बैग सिकुड़ गया ना, जब इसमें से पानी गिर गया, ऊपर से पानी डाल रहे हैं और नीचे इसमें गिर रहा है। ठीक है, तो जो बैग में लेवल ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहेगा। आप बच्चों को डायरिया के टाइम पे ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बच्चों को आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS कंज्यूम करने की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ही बॉडी जो है वो मिनरल सॉल्ट को डायरिया के टाइम पे लूज कर देती है, मतलब डायरिया के टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रेपरेशन कैसे करनी है ORS की, जो ORS की प्रेपरेशन है वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। जैसे कि आप एक गिलास लीजिए 250 ml का, उसमें आप 2 चम्मच जो है वो लेवल्ड शुगर डाल सकते हैं और उसमें 1 पिंच जो है आप सॉल्ट की डाल सकते हैं। फिर आप उनको पूछ सकते हैं कि आप इसको अपने आप से प्रिपेयर कीजिए। बच्चों को ये मैसेज पास होना चाहिए कि जो ORS है वो फ्रीक्वेंटली जितना पॉसिबल हो सके हमें देना चाहिए बच्चों को, प्रेफरेबली हर टाइम जब भी वो स्टूल पास करते हैं उसके बाद 1 गिलास जो है बच्चे को ORS पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा रात में भी स्टूल पास करता है तब भी हमें बच्चे को ORS देना चाहिए। अब ये कहते हैं व्हाट कैन द ओल्डर चिल्ड्रन डू, जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों के नेल्स को कट कर सकते हैं, वो उनको खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने के लिए मदद कर सकते हैं। वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने गंदे हाथ या कोई भी गंदी चीज़ जो है वो अपने मुंह में ना डालें, स्पेशली जब बच्चों का टीदिंग टाइम होता है तब। बच्चे जो हैं उनको पॉट से, यंग बच्चों को वो खुद पॉट से पानी निकाल के दें दुआ को यूज़ करके। आप दुआ को घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप एक एल्युमिनियम की कटोरी ले लीजिए, उसके साथ एक वुडन स्टिक और 2 मेक के साथ वुडन स्टिक उससे अटैच कर दीजिए कटोरी के साथ। तो ऐसे आप दुआ को घर पर भी बना सकते हैं। अब 4 से 5 बच्चों का जो ग्रुप है वो एक लैट्रिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, वो एक खड्डा बना सकते हैं, उसको मतलब मिट्टी को खोद के खड्डा बना सकते हैं और साइडों पे वहाँ पर एक वुडन, जहाँ पर पिट है उसके ऊपर बैठने के लिए वुडन प्लेट्स भी रख सकते हैं। स्टूल पास करने के बाद वो उस स्टूल के ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरह से वो अपने नेबरहुड को क्लीन भी रख सकते हैं। इसके बाद है ट्रीटमेंट। कहते जो बड़े बच्चे होते हैं वो ORS प्रिपेयर कर सकते हैं। यंग चिल्ड्रन को रेगुलरली वो दे सकते हैं। यंग बच्चों के स्टूल्स को क्लीन कर सकते हैं। यंग बच्चों के कपड़ों को भी वो क्लीन रख सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं बार बार जब बच्चे उनको गंदा कर लेते हैं। वो बच्चों को डायरिया के टाइम पे फीड कर सकते हैं। अगर बच्चे कुछ नहीं खाना चाहते तो हम उनको
स्टोरीज सुना के फीड करना चाहिए, गाने सुना के फीड करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा रात को स्टूल्स पास करता है तब बड़े बच्चे को, अपनी मदर को हेल्प करनी चाहिए बच्चे को रेगुलरली फीड करने में। उनको बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज या सॉन्ग्स बता सकते हैं ताकि जो यंग बच्चे हैं उनको चीयर अप करेंगे। बच्चे जो हैं वो डायरिया के इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं इवन बिफोर एंड आफ्टर एजुकेशन कैंपेन्स या समर और मॉनसून के टाइम पर जब होते हैं। एक्टिविटीज़ द चाइल्ड कैन डू, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा कर सकता है? जो स्कूल गोइंग और नॉन स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो भवाई में इन्वॉल्व होते हैं। 12 से 15 साल के बच्चे रंगला रंगली को एक्ट करते हैं और बड़े बच्चे जो होते हैं वो कोरस में इन्वॉल्व होते हैं डायरिया का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। स्लोगन मेकिंग होती है कि ORS जो है वो डायरिया में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। स्टोरीज़, जो बड़े बच्चे होते हैं वो स्टोरीज़ को रिलेट कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। पपेट सॉन्ग या गेम्स भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। फाइंडिंग आउट हाउ वेल द एक्टिविटीज़ वर्क, ये फाइंड आउट करना कि कैसे एक्टिविटीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। कहते कि हाउ मच दे हैव लर्न, उन्होंने कितना लर्न किया है। हैव अदर चिल्ड्रन इन देयर कम्युनिटी लर्न फ्रॉम देम, क्या और कोई बच्चे भी हैं जिन्होंने कम्युनिटी में उनसे लर्न करना सीखा है। इस एक्टिविटी के बाद कितने केसेस जो हैं वो डायरिया के आए हैं, क्या वो ORS को प्रिपेयर कर सकते हैं। कितने मदर्स और बच्चे हैं जो डायरिया से बचने के लिए ORS का यूज़ करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी में कितने घर हैं जिन्होंने दुआ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हु कैन यूज़ एक्टिविटी शीट, कौन है जो एक्टिविटी शीट को यूज़ करता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यूज़ करते हैं या यूथ मंडल यूज़ करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स, क्रैच वर्कर्स या टीचर्स इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है अनेक्चर 1B, चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटी शीट। इसमें हम विनिंग फूड की एग्जाम्पल लेते हैं। कहते सबसे पहले एक आइडिया है, वो क्या है कि जो मदर का मिल्क है वो बेस्ट न्यूट्रिशन होता है एक यंग इन्फेंट के लिए। 4 महीने की उम्र के बाद जो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो वीनिंग फूड्स हैं वो हमें मदर के मिल्क के साथ बच्चे को देनी चाहिए जब बच्चे की एज जो है 4 महीने की हो जाए तब से लेकर। अर्बन स्लम्स में और रूरल एरियाज़ में जो मदर होती है वो काम के लिए बाहर जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान जो है वो बड़े बच्चे भाई बहन ही रखते हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या है, अगर बड़े बच्चों को वीनिंग फूड्स की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो हम उनको, यंग बच्चों को वो फीड करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद है सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। कहते कि वीनिंग फूड इस तरह का होना चाहिए, वीनिंग फूड जो है वो 4 महीने की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए। शुरू में हम लिक्विड फूड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि टमाटो का जूस हो गया, कैरेट सूप हो गया, दाल का पानी हो गया। जब बच्चे की उम्र
6 से 7 महीने की उम्र पूरी होने के बाद बच्चे को हम सॉफ्ट फूड्स हमें दे देने चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, राइस, दलिया, पोहा हो गया। दूध के साथ हम राइस फ्लेक्स दे सकते हैं, मैश्ड बनाना, मैंगो दे सकते हैं, सॉफ्ट बॉइल्ड एग दे सकते हैं, है ना। अब जब बच्चा 6 से 9 महीने की उम्र के बीच में आ गया, तब बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या है, बच्चा जो है काफ़ी इचिंग सेंसेशन को फील करता है, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बाइट करना उसको अच्छा लगता है। इस टाइम पे आप उसको हार्ड फूड्स दे सकते हैं, जैसे कि रॉ कुकुम्बर हो गया, कैरेट होगी, या हार्ड ब्रेड होगी, टोस्ट। नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज़ में आप उसको क्लीन किया हुआ, वॉश किया हुआ बोन भी दे सकते हैं। उस पर बाइट करने से उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है। शुरू में हम बच्चे को फूड की थोड़ी क्वांटिटी हमें देनी चाहिए, धीरे धीरे ये क्वांटिटी हमें इंक्रीज कर देनी चाहिए। एक बच्चे को जब हम स्मॉल इंटरवल्स में फीड करते हैं, फीड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे को दे देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे पे कई बार उसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। एक बच्चे को हम वो सारी चीज़ें फीड कर सकते हैं जो कि हमने घर पर बनाई हुई हैं, बिना उसमें स्पाइसेस या मिर्ची ऐड किए। जब बच्चा 1 साल की उम्र का हो जाता है, फिर हमें बच्चे को फूड की क्वांटिटी जो है वो फूड की क्वांटिटी का हाफ खाने के योग्य हो जाता है। उसकी मदर या फादर जितना कंज्यूम करते हैं उसका आधा हिस्सा पूरे दिन में। अब जो क्लीनलीनेस है वो एक मेन फैक्टर होता है जो हमें ध्यान में रखना है जब हमें बच्चे को वीनिंग फूड्स देने हैं। अगर क्लीनलीनेस प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चों में डायरिया भी हो सकता है। बड़े अदर ओल्डर चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वीनिंग एक्टिविटी। कहते जो बड़े बच्चे होते हैं उनको वीनिंग एक्टिविटी की इम्पॉर्टेंस के बारे में अवेयर होना चाहिए। आप 2 प्लांट्स ले सकते हैं जिसमें 2 टेंडर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। एक प्लांट को आप सफिशेंट क्वांटिटी पानी की दीजिए और फर्टिलाइज़र्स दीजिए, और दूसरे प्लांट को आप थोड़ी क्वांटिटी पानी और फर्टिलाइज़र्स की दीजिए। फिर थोड़े दिनों के बाद दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए। रिज़ल्ट क्या आएगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है जिसमें फर्टिलाइज़र और वाटर सफिशेंट क्वांटिटी में ऐड किया गया है उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, पर जिसमें थोड़ा इनसफिशेंट क्वांटिटी में पानी और फर्टिलाइज़र ऐड किया गया है उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होगी, प्रॉपर नहीं होगी। ये जो एक्टिविटी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चे के न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के साथ। इन चीज़ों के अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए, जैसे कि कौन से फूड्स हैं जिनको हम एज अ वीनिंग फूड दे सकते हैं, कैसे हम वीनिंग फूड्स बच्चों को दे सकते हैं, क्लीनलीनेस की इम्पॉर्टेंट क्या है जब हम बच्चों को वीनिंग फूड्स दे रहे हैं। जो बड़ी सिस्टर्स होती हैं 13 से 15 साल की उम्र की, वो अपने यंग ब्रदर सिस्टर्स की देखभाल कर सकती हैं, उनको भी हम कुछ रेसिपीज़ वीनिंग फूड्स की सिखा सकते हैं। हाउ कैन दिस मैसेज बी स्प्रेड। अब ये मैसेज को कहते कैसे स्प्रेड कर सकते हैं हम।
ये मैसेज हम बड़े बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं कैसे? स्टोरी के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पपेट्स के थ्रू। कहते कैसे ओल्डर बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि वो सर्वे कर सकते हैं। किसके बारे में सर्वे कर सकते हैं? कि कितने इन्फेंट्स हैं जो 3 से 4 महीने की उम्र के हैं, और उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। कितने घरों में बच्चे जो हैं उनको वीनिंग फूड्स दिए जा रहे हैं, और कितने घर हैं जिनमें नहीं दिए जा रहे हैं, उसकी भी वो एक लिस्ट बना सकते हैं। उन घरों में जिनमें वीनिंग फूड्स ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप ये लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से वीनिंग फूड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। फिर हम एक लोकली अवेलेबल फूड्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हम वेजिटेबल्स की लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। वीनिंग फूड्स की इम्पोर्टेंस कि क्यों देने चाहिए, उसके ऊपर पोस्टर्स बना सकते हैं, और कौन कौन से डिफरेंट फूड्स हम दे सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन जो कि स्कूल गोइंग बच्चों द्वारा कलेक्ट की गई होती है, और जो पोस्टर्स जो हैं जो हेल्थ वर्कर्स ने यूज़ किए होते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। जो ये इन्फॉर्मेशन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन द्वारा कलेक्ट की गई होती है, या पोस्टर्स जो कि हेल्थ वर्कर्स यूज़ करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। नॉन स्कूल गोइंग बच्चे 10 से 12 साल की उम्र के जो नॉन स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख सकते हैं, उनको टाइम के ऊपर फीड करके। अपनी मदर की वो मदद कर सकते हैं बॉइल्ड पोटैटोज, राइप बनानास को मैश करके। वो उनको मदद कर सकते हैं बर्तन को क्लीन करके, कुकिंग कुकिंग में मदर की हेल्प करके, और बच्चों को फीड करके। जो प्लेस बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं, उस जगह को क्लीन करके भी वो अपनी मदर की मदद कर सकते हैं। जब बच्चा टीदिंग स्टार्ट कर देता है, तब हम उनको रॉ और हार्ड स्टफ फूड्स दे सकते हैं बाइट करने के लिए। जब डेली कुकिंग ख़त्म हो जाए, तो वो अपनी मदर को रिमाइंड करवा सकते हैं कि बिना मिर्ची और स्पाइसी का फूड जो है वो छोटे बच्चे के लिए निकाल दें। अगर मदर के पास सफिशेंट टाइम नहीं है घर के कामों से, तो वो मार्केट से वेजिटेबल्स लाने में भी मदर की हेल्प कर सकते हैं। 13 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो कुकिंग में भी हेल्प कर सकता है, और छोटे बच्चों के लिए वीनिंग फूड्स बनाने में भी मदद कर सकता है। जब भी हेल्थ वर्कर जो हैं वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी मदर को हेल्प कर सकता है एजुकेशनल प्रोग्राम को कलेक्ट करने में। डिफरेंट वेजिटेबल्स किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम बच्चों के लिए वीनिंग फूड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंडिंग आउट हाउ वेल द एक्टिविटीज़ वर्क। ये फाइंड आउट करना कि एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी तरह से काम करती हैं।
डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद बच्चे ये फाइंड कर सकते हैं कि विलेज में कितनी मदर्स हैं जिन्होंने नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने बच्चे को वीनिंग फूड जो है वो देना शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में ग्रो करनी शुरू कर दी हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर ही वीनिंग फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करनी शुरू कर दी है। उसके बाद है कि ये एक्टिविटी शीट को कौन यूज़ कर सकता है। ये जो एक्टिविटी शीट है ये हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स, क्रैच वर्कर, जो वमेन ग्रुप्स के मेंबर्स हैं या यूथ ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है यूनिट 15 सम कम्युनिकेशन एड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एड्स का रोल क्या है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एड्स। इसमें हम पढ़ेंगे सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेपरेशन, cues for making effective communication aids, cues for effective presentation, evaluation of the aids। some common communication aids जैसे कि posters, charts, flash cards, flannel graphs, pictures, models। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ कम्युनिकेशन एड्स। कम्युनिकेशन एड्स का एजुकेशन में क्या रोल है कि लर्निंग को असली बनाना, प्रैक्टिकल बनाना और फन बनाना। कैसे? देखने के थ्रू, सुन के, कुछ ना कुछ डिस्कवर करके या किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके। अब जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एड्स जो होते हैं वो रिसीवर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने आप ही अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लोर करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करके या अप्लाई करके एक्सपीरियंस करें चीज़ों को। इससे क्या है, उनकी लर्निंग और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, यूज़फुल हो जाती है और एडवेंचरस हो जाती है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? कहते कि क्यों ये बच्चा जो है वो इतना थिन बन गया, वो अपनी एज के लिए इतना छोटा क्यों लग रहा है, अपनी एज के अकॉर्डिंगली क्यों ये बच्चा इतना इरिटेटिंग है और अपैथेटिक है, क्यों ये बच्चा एक्टिवली प्ले नहीं कर रहा है। कहते कि रिसीवर को एनकरेज करना चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरफ क्लोजली देखे और इनके बारे में क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। एक्सप्लोर करना मतलब कहते यहाँ पर एक बच्चे की मदर है, हमें बच्चे की सिकनेस के रीजंस को फाइंड आउट करना चाहिए। कम्युनिकेटर और जो रिसीवर हैं उनको एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक्टिविटीज़ लर्निंग की जो एक्टिविटीज़ हैं या डिस्कवरिंग की कोई एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ करना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड क्या करना है, कहते कि हाँ अब मैं समझ गई हूँ क्यों। एज अ मदर उसने मेंशन किया कि बच्चा जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही रहा, उसको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाया जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पुअर हो गई।
एप्लीकेशन क्या किया, कहते कि मैंने डिफरेंट एज ग्रुप से एक हेल्दी बच्चे को पिक करूँगी, मदर को और दूसरों को ये समझाने के लिए कि देखो नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है। मैं फूड स्पेसिमेंस को यूज़ करूँगी कि फूड की काइंड और अमाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एज के ऊपर कितनी बच्चों को ज़रूरत होती है और मदर को हेल्प करती है ताकि उसको प्रॉपरली फीड किया जा सके। इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, मतलब सिर्फ बोलने की बजाय मैं चार्ट्स को भी यूज़ करूँगी फूड के फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद है कहते कि जो कम्युनिकेशन एड्स हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं फील्ड लेवल सिचुएशंस। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्स की कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। कहते कि हाँ, कुछ एड्स जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, नॉर्मली उनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर यूज़ किया जाता है। वो हैं जैसे कि पोस्टर्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल, ग्राफ और मॉडल। कम्युनिकेशन एड्स को यूज़ करने में कई एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो कम्युनिकेशन एड्स होती हैं वो कम्युनिकेटर की जो बोलने का प्रोसीजर होता है उसको काफ़ी कम कर देती है। वो हेल्प करती हैं ताकि कम्युनिकेशन सिचुएशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, या वो हेल्प करती हैं कि रिसीवर की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। ये है आपकी एक्सरसाइज 1। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एड्स। कहते कि आप अब कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स की तरफ देख सकते हैं जिसको कि हम कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कंसीडर करना चाहिए। कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन जनरल रिसीवर के इंटरेस्ट और अपीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन एड्स में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है प्लीज द सेंसेस। इंद्रियों को यानी कि सेंसेस को प्रसन्न करना, एक्यूरेट होना, अंडरस्टैंडेबल होना, कन्वे करना अप टू डेट आइडियाज़ को, डिज़ाइन में सिंपल रहना, फैसिनेट करना, इंटरव्यू करना और स्टिमुलेट करना एक्शंस। फैसिनेट करना मतलब रिझाना, इंट्रीग्यू करना मतलब साजिश करना, और स्टिमुलेट करने का मतलब है कि उकसाना। कहते कि अगर आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के कोई एड्स को प्लान करते हो तो जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इस तरह की प्लानिंग जो है उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेपरेशन। किसी भी एड को सेलेक्ट करने के बाद आपको ABC प्रिंसिपल को कंसीडर करना होगा अगर आपने कोई अच्छे एड्स को प्रिपेयर करना है। ABC मतलब A मीन्स अट्रैक्टिवनेस, B मीन्स ब्रेविटी, C मीन्स क्लैरिटी। मतलब कि जो एड्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षेप यानी कि ब्रीफ होना चाहिए, और क्लैरिटी होनी चाहिए। जो एड्स हैं वो अट्रैक्टिवली प्रेजेंटेड होने चाहिए। कहते जो भी कोई यूज़फुल अटेंशन गेटर्स हैं, मतलब जो कि ध्यान आकर्षित करने वाले हैं, वो क्या होते हैं। कलर्स, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स, साइज, शेप,
साइज़ किस तरह का होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो थोड़ी बड़ी हो आसपास के हिसाब से। शेप सिंपल, असिमेट्रिकल और इरेगुलर हो। जितने भी ये सारे एस्पेक्ट्स हैं वो इलस्ट्रेशंस में इस तरह के होने चाहिए कि वो उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद है ब्रेविटी। मैसेज जो है वो ब्रीफ होना चाहिए और कम टाइम में रीडेबल होना चाहिए। मैसेज और जो आइडिया है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लेआउट जो है वर्ड्स और इलस्ट्रेशंस के लिए वहाँ पर लेआउट में सफिशेंट स्पेस होना चाहिए। सारे प्रिंसिपल को कंसीडर करने के बाद नीचे लिखे हुए स्टेप्स को भी एक्शन में लाने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट स्टेप है कि कौन सा एक्चुअल मैसेज आपको डिलीवर करना है, सबसे पहले वो डिसाइड करना। फिर मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए कोड को चूज़ करना, जैसे कि वर्ड्स या फिर पिक्चर्स या डायग्राम्स या अदर सिंबल। फिर हमें मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन जो है उसको सेलेक्ट करना है। सारे रफ ड्राफ्ट्स पहले बनेंगे, फिर उसमें से जो फाइनल डिज़ाइन होगा उसको हम एड के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी कोई नेसेसरी मटेरियल एड को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होगा उसको लिस्ट करेंगे और ऑब्टेन करेंगे। प्रॉपर सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना, जब एक से ज़्यादा आपके पास कोई विजुअल सेट्स हों। फाइनली एड को प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्यूज़ फॉर मेकिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स। क्यूज़ मतलब क्या संकेत हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स को बनाया जाए। पहले हमें जो नीचे दिए हुए क्यूज़ हैं उसको हम पढ़ेंगे। वो हैंडी टिप्स होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जब आप कोई कम्युनिकेशन एड्स को प्रिपेयर करते हैं, जब भी पॉसिबल। आप अपने कम्युनिकेशन एड्स को बनाइए लो कॉस्ट लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके। आप अपनी स्किल्स को यूज़ करिए और बिल्ड करिए जो कि रिसीवर्स के पास ऑलरेडी हो। ट्राई करिए कि आप रिसीवर्स के लिए एड्स ना बनाएं, बल्कि उनको इन्वॉल्व करें कि वो एड्स को बनाने में आपकी मदद करें, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। रियल ऑब्जेक्ट्स को देखने का मतलब यूज़ करने का तरीका देखें, ड्रॉ की हुई चीज़ों की बजाय। जैसे कि ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको इन्होंने बैग्स में डाला हुआ है। फिर आप एड्स को बनाएं जो कि नेचुरल हों और लाइफ लाइक हों, जैसे कि आप कर सकते हैं इस स्पेशली जब कि डिटेल जो है वो इम्पॉर्टेंट ना। 6 मंथ पे बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए। ये नेचुरल और लाइफ लाइक फिगर्स हैं जिससे आप बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि आप एड्स को यूज़ कीजिए जैसे कि वो दिख रही हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। स्किल्स पर्टिकुलरली आप बेटर उनको करके लर्न कर सकते हैं सिर्फ देखने की बजाय। आप एड्स को बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो और फन गिविंग हो, जितना पॉसिबल हो सके, स्पेशली बच्चों के लिए। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि उन्होंने एक गार्ड बेबी यूज़ किया है
बच्चों को ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि डिहाइड्रेशन जो है वो कैसे होती है। कम्युनिकेशन एड्स को यूज़ करो जो कि रिसीवर्स को हेल्प करे ये सोचने के लिए कि चीज़ें क्या हैं और क्या दिखा रही हैं और उनके लिए हम क्या सॉल्यूशंस को फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद है कि वाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग डिक्लाइन। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्यों कम होती जा रही है। क्योंकि जैसे फर्स्ट में दिखाया गया है कि एडवर्टाइजमेंट्स में बेबी को टिन्ड फूड दिखा दिया जा रहा है और टिन्ड फूड अगर बच्चे को फीड करते हैं तो वो चब्बी दिख रहा है, मतलब बच्चा जो है वो और ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा। अब दूसरे में है कि मदर्स जो इलाइट ग्रुप्स में होती हैं वो बच्चे को, यहाँ पर बच्चा बॉटल फीड कर रहा है मतलब बच्चे को बॉटल देती हैं। अब ये तीसरे में दिखाया गया है कि जो मदर्स घर से बाहर काम करती हैं उनकी नंबरिंग काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इन 3 कारणों की वजह से कम हो रही है। आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ करिए एड्स को बनाने के लिए। जैसे कि ये देखिए, वेजिटेबल्स फॉर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इमेजिनेटिव एड है ना। अलग अलग वेजिटेबल्स को यूज़ करके एक ह्यूमन बनाया गया है और बैलेंस्ड फूड का बताया गया है। उसके बाद जो एड्स हैं उसको आप बहुत सिंपल रखें। जैसे ये एक सिंपल एड है कि मदर बच्चे को खाना खिला रही है। उसके बाद ये है कि आप एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन एड्स को बनाइए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को असिस्ट करने के लिए एक कम्युनिकेशन एड जो है वो स्किल्स और रिसीवर के स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। जब एक बार कम्युनिकेशन एड प्रिपेयर हो गई तो उसको प्रेजेंट करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। थोड़े से नीचे फ्यू सिंपल क्यूज़ हैं जो कि आपको इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगे। मतलब थोड़े से संकेत हैं क्यूज फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या है, एरिया को प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए। सारे एड्स को चेक करिए जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। अपनी अच्छे विजिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए प्रिपेयर्ड एड्स को अरेंज करें। प्रेजेंटेशन को रिहर्स करें लोगों तक पहुंचाने से पहले। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें रिसीवर्स को। जो डिलीवरी की स्पीड है उसको एडजस्ट करें। ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग का रेट क्या है। नरेशन को बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल टू द पॉइंट और ब्रीफ रखें। मैसेज को समराइज करिए, विजुअली भी सीक्वेंस में दिखाइए। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ द एड्स।
इवैल्यूएशन ऑफ द एड्स। इवैल्यूएशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। हमें इवैल्यूएशन हमेशा एडवांस में प्लान करनी चाहिए। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब हम इवैल्यूएशन को प्लान करते हैं, ताकि अपनी कम्युनिकेशन एड्स की इफ़ेक्टिवनेस को असेस किया जा सके। अब ये असेसमेंट कितने तरह की होती है? इनडायरेक्ट असेसमेंट। पहले ऑडियंस की रिएक्शन को नोट डाउन कीजिए कि क्या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और क्या उनकी कन्वर्सेशन है। कोई भी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर कोई रिसीवर्स वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इसके बाद है डायरेक्ट असेसमेंट। कहते कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग को हम ओरल क्वेश्चंस के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू ओपिनियंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, स्टडीज़ को फॉलो अप दे सकते हैं और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेकिंग फॉर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द एड्स की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना। सैम्पल क्वेश्चंस जो कि हमारे द्वारा यूज़ किए गए हों, उनकी एफिकेसी को, एड्स की एफिकेसी को चेक करने के लिए वो नीचे कहते कि क्या जो मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑडियंस के लिए सूटेबल है, क्या वो पर्पस को सॉल्व करता है, क्या उसको एप्रोप्रिएटली यूज़ किया गया है, कोई प्रोविज़न है कि ऑडियंस की पार्टिसिपेशन हुई हो, क्या मैसेज जो है वो इफ़ेक्टिवली कन्वे हुआ है। कहते कि ये सारे क्वेश्चंस को आप डिवाइस कर सकते हैं। अगर आंसर्स आपकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग लिए नहीं हैं, तो आपको इसको एड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनको और बेटर आंसर्स आपको मिल सकें। जब आपने कहते हम लोग जर्नल प्रिंसिपल्स जो प्रेपरेशन के थे वो भी सारे कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंटेशंस क्या थी, कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन एड्स की, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम थोड़े से जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक्सरसाइज 2 है, आप वो सॉल्व कर लीजिए। जो आपके ये जो कम्युनिकेशन एड्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। पोस्टर्स, चार्ट्स। पोस्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर्पस क्या है पोस्टर का, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए एक पोस्टर को बनाने के लिए, कैसे पोस्टर को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं चार्ट। सेम पर्पस क्या है चार्ट का, कितनी तरह के चार्ट होते हैं, ये सारे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड 1, 2, 3, 4 किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले है हमारा पोस्टर। कहते कि जैसे आप जानते हैं
एक पोस्टर को क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि किसी स्पेशल आइडिया की पब्लिक अनाउंसमेंट की जा सके, है ना। तो डिटेल में हम कल पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन एड्स कौन कौन से होते हैं और इसको हम कैसे बना सकते हैं। पोस्टर्स पढ़ेंगे हम, इसमें चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल ग्राफ्स और पिक्चर्स और मॉडल्स हम इसमें पढ़ेंगे। हम अपनी यूनिट 1 to 14 जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सारा जो आपका पूरा ब्लॉक है ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।